हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नेक्स्ट पार्ट की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक मैग्नेट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि मैग्नेट कौन कौन सी हो सकती हैं, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती हैं, बार मैग्नेट उसमें कितने पोल होते हैं, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो वो एरिया, भाई मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां पे उसका फोर्स लग सकता है या उसकी वजह से किसी और मैग्नेट पे या मैग्नेटिक मटेरियल पे कोई अफेक्ट दिख सकता है, वो एरिया पूरा कहलाता है फील्ड, फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। अब इस फील्ड को या इस फोर्स को विजुअलाइज करने के लिए माइकल फेराडे ने फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लेके आया। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, ये कॉन्सेप्ट कौन लाया? माइकल फेराडे। और इनके हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या है? A line of force is an imaginary curve, the tangent to which at a point gives the direction of the field at that point। मतलब ये वो लाइंस हैं जिस पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ये टेंजेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। क्लियर है बात? सो दिस इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। और जैसे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी है। हमने कुछ कुछ तो लास्ट वीक चैप्टर में भी बात करी थी, बस उन्हीं को जल्दी से थोड़ा रिवाइज करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बातें और इसमें करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एक मैग्नेट के आउटसाइड अगर बात की जाए तो जो फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है? आउटसाइड, नॉर्थ टू साउथ की तरफ, जबकि इनसाइड कैसी होती है? साउथ टू नॉर्थ की तरफ। क्लियर है बात? ये अपने को यहां तक क्लियर है सारी बातें। इसका मतलब वो या तो पोल्स पे डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी या कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी। इसका मतलब अगर ऐसा देखा जाए कि ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो यहां से तो बाहर निकल रही है ऐसा और यहाँ अंदर चल रही है ऐसी। तो नॉर्थ पोल से अगर बाहर की तरफ देखा जाए तो बाहर ये डाइवर्ज होती हुई दिख रही है, जबकि साउथ पोल पे अगर बाहर की तरफ देखा जाए तो ये कन्वर्ज होती हुई दिख रही है। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। अंदर जो फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि जितना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी, पोल स्ट्रेंथ को आपने किससे दिखाया था? एम से। ये जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट होती हुई या टर्मिनेट होती हुई इस पोल पे वो भी उतनी ही ज्यादा होंगी। ठीक है, सेम बात इलेक्ट्रिक फील्ड में भी थी, जितना ज्यादा चार्ज होता था वहां उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होती थी। ठीक है बात? अगर आपसे पूछा जाए कि अगर यूनिट पोल है, यूनिट पोल स्ट्रेंथ है, मतलब m इक्वल टू अगर 1 है, तो उससे कितनी नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट होती हैं? तो लिखा जाएगा म्यू नॉट। ये कंसिडर किया गया कि यूनिट पोल स्ट्रेंथ से म्यू नॉट नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। तो अगर आपको बोला गया कि एक मैग्नेट जिसका पोल स्ट्रेंथ 2 है, उसके लिए बताइए वहां से कितनी लाइंस निकलेंगी, तो आंसर आएगा 2 म्यू नॉट नंबर ऑफ लाइंस। क्लियर है बात? ओके। और जितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस है उसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस originating or terminating at a pole या from a pole
is same as magnetic flux. क्लियर बात? तो आपसे अगर पूछ लें कि एक पोल स्ट्रेंथ m है, m पोल स्ट्रेंथ के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे दिस विल बी इक्वल टू m टाइम्स म्यू नॉट, क्योंकि यूनिट के लिए था म्यू नॉट, m के लिए हो जाएगा m टाइम्स म्यू नॉट। ठीक बात है? चलिए, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं। नेवर इंटरसेक्ट ऐसा क्यों? क्योंकि जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पे दो डायरेक्शन हमें मिल जाएंगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही फील्ड के लिए दो दो डायरेक्शन हमें एक पॉइंट पे मिल सके। फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो फील्ड लाइंस की टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की लॉन्गिट्यूडनली, लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग, या फिर रिपेल होती हैं जब, तो वो टेंशन में भी दिखती हैं। जैसे अगर आपको बोला गया कि एक नॉर्थ पोल यहाँ पे है, एक साउथ पोल यहाँ पे है, इनके बीच में बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिख रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी, बता सकते हैं कि नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही होंगी और साउथ पे टर्मिनेट हो रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो सकती हैं, इस तरीके से आएंगी। पक्की बात? तो यहाँ पे ये जो इनमें बैंड आया, वो बैंड किस वजह से आया? अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही होंगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से कुछ ऐसी आ रही होंगी, ऐसा हम बता सकते हैं। ठीक है, पर यही अगर दो नॉर्थ नॉर्थ पोल पास में रख ले होते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती? इस बार ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हुई इस तरीके से आगे बढ़ जाती, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो टेंडेंसी होती है वो ऐसी होती है कि वो एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है। जब अट्रैक्शन है तो लॉन्गिट्यूडनली वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जब रिपल्शन है तो वो ट्रांसवर्स में एलोंगेट हो जाती हैं, लेटरली एलोंगेट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, जो नंबर ऑफ लाइंस हैं पर यूनिट एरिया normal to the area at a point represents the magnitude of field at that point। ये बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बोल चुके थे कि किसी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं देखूंगा कि वहां से कितनी लाइंस उस एरिया से पास हो रही है। जितनी ज्यादा लाइंस उस एरिया से पास हो रही होंगी मैं बोलूंगा कि उतना ही ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आपको चार चीजें बताई जाए, पूछा जाए इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे फर्स्ट डायग्राम आपको बना रखा है ऐसा, सेकंड आपका जो डायग्राम बना रखा है वो बना रखा है कुछ ऐसा। पूछा गया कौन सी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आपके आंसर क्या क्या होंगे? कौन सा इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? लास्ट वाला। क्यों ऐसा? हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच के डिस्टेंस होती है वो ये दिखाती है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। मतलब अगर मैं ये बात करूं, यहाँ पे एक एरिया मैंने कंसिडर किया ऐसा, इस एरिया से बस दो ही लाइन क्रॉस हो रही हैं, तो मैं बोलूंगा कि इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कम है कंपेयर टू दिस। अगर सेम एरिया में यहां बनाता हूं तो इस एरिया से तीन मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है, लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो जहां डेंसिटी ऑफ लाइन ज्यादा होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। और क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 और B2 बोला जाए तो B1 इज लेस देन B2, तो यहाँ दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहे हैं, डायरेक्शन इनकी सेम है। तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई भी एक चीज अगर डिफरेंट हो गई
तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सबके लिए सेम है, हर जगह अगर एरिया बनाया जाए तो सेम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, डेंसिटी सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे लगातार चेंज हो रही है, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। थर्ड केस में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस दोनों ही चेंज हो रही है, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जबकि फोर्थ केस में डायरेक्शन भी सबकी सेम है और मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पे सेम है, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्लियर है बात? और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जैसा वहां था वैसा का वैसा आप यहाँ भी इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो ऐसा स्पेस जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, और वहां पे कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी। बहुत आसान सी बात है, न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो। 6 पॉइंट ये हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड, और इसका ये भी मतलब है कि वहां पे नो फील्ड लाइंस या नो फोर्स लाइंस, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें 7th पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स emanate from or enter in the surface of magnetic material at any angle। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वहां पे बात थी कि जब कंडक्टर है, एक कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर उस पे आती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे एक कंडक्टर के लिए हर जगह पोटेंशियल सेम होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आती थी वहां पे वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर आती थी। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कैन एंटर और emerge at any angle from a magnetic material। क्लियर बात? तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे याद रखिएगा कि कोई भी एंगल पे वो एंटर या एमर्ज कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ठीक बात है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल पे अंदर फोर्स लाइंस होंगी तभी वो पोलराइज होता है और फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो ठीक है, ये बात कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स तो आपको याद ही है, फ्लक्स क्या होता है? फील्ड इनटू एरिया। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए b डॉट ds अगर आप करेंगे तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर एक मैग्नेट मानते हैं तो ये एक नॉर्थ और एक साउथ है, आपने चले एक क्लोज एरिया आपने ये वाला ले लिया, दिस इज अ क्लोज्ड एरिया जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, आप इसमें एक ही पोल रखना चाहते हैं, लेकिन हमें ये बात पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चलेगा ऐसा, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ चला उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से वापस सरफेस के अंदर भी आया। तो क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड हमेशा एक क्लोज लूप बनाती हैं, इसकी वजह से किसी भी सरफेस को हमेशा दो बार क्रॉस करेंगे, एक बार बाहर जाते हुए एक बार अंदर आते हुए, और जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आपको यहाँ मिलेगा वो हमेशा जीरो मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक क्लोज सरफेस के लिए हमेशा जीरो आएगा, इंटीग्रल b डॉट ds इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और जबकि गॉस लॉ में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस में कि इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां पे एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता था, इसलिए यहाँ पे ये आता था, उसमें भी आप लिखते थे ना q एनक्लोज्ड, कितना नेट चार्ज उसके अंदर है। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमेशा जीरो मिलेगा, और इसे कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म।
गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो जो फील्ड लाइंस हैं उन्हें कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट के आसपास अगर इसकी फील्ड लाइंस मुझे बनानी है तो मैं यहाँ पे कुछ आयरन की फिलिंग्स रख देता हूँ। वो आयरन फिलिंग्स अपने आप इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं सच दैट पोल्स के आसपास ज्यादा रहती हैं, यहाँ ऐसी रहती हैं। इस तरीके से वो ऑटोमेटिक इस लाइंस में अरेंज हो जाती हैं। या फिर आप ये भी देख सकते हैं, एक पास में अपना कंपास लेके आ सकते हैं, नीडल, मैग्नेटिक नीडल जो है वो लेके आ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल लगातार किस डायरेक्शन में अपना डायरेक्शन बता रही है। मिडल किस डायरेक्शन में वो हमेशा टेंडेंसी है उसके रहने की, जो डायरेक्शन उसमें वो रह रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आप उस पॉइंट पे बना सकते हैं। तो एक बार जैसे आपको यहाँ के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो आपने क्या किया, फील्ड लाइंस बनाने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी। आपने देखा कि मैग्नेटिक नीडल इस तरफ पॉइंट कर रही है तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा आगे चले तो मैग्नेटिक फील्ड इधर पॉइंट करने लगी तो यहाँ इस तरह डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर इधर चले तो यहाँ पे इस तरफ पॉइंट करने लगी, इधर चले तो यहाँ ऐसे पॉइंट करने लगी, ऐसे थे तो इस तरफ पॉइंट कर रही थी, यहाँ से थे तो ऐसे पॉइंट कर रही थी। ये जब आपने मैग्नेटिक नीडल को अलग अलग पोजीशंस पे सेट किया और आपने इसके लिए बनाया तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ और साउथ में अंदर जाता हुआ। ऐसे आप इस तरफ रखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसा मिल जाएगा। यहाँ रखेंगे तो नीडल इस तरफ करेगी, नीडल यहाँ रखेंगे तो ऐसी दिखेगी, यहाँ रखेंगे तो ऐसी दिखेगी। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी रहता है ये, शायद 12th में आपको फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़े। एक बार मैग्नेट के लिए आपको एक मैग्नेटिक नीडल की मदद से फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको यही करना है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल पॉइंट कर रही है उस डायरेक्शन में आप एक एरो लगा देंगे और उन सारे एरोज को टेंजेंशियली मिलाते हुए एक कर्व ड्रॉ करेंगे, वही उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट जो इसमें है वो ये कि अगर एक सॉफ्ट आयरन का लेट्स से आपने एक शेल लिया, ठीक है, एक रिंग ले ली, ओके, और इसे आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दिस इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इसके अंदर से हमेशा जीरो रहा। जब आपने इसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट पे हमेशा जीरो मिला। इसका मतलब ये कि इसने एक शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया यहाँ पे, कि अंदर अगर कोई भी पॉइंट है उस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। जब एक सॉफ्ट आयरन की एक स्फीयर, एक रिंग आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी तो ऐसा क्यों हुआ? वही इंडक्शन वाली बात है। इंडक्शन की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है वो जीरो हो गया और ये काम आता है बहुत ज्यादा इन मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या मैग्नेटिक शील्डिंग में। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसे मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, भाई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाना होता है, तो क्या करते हैं, उन्हें हम ऐसे सॉफ्ट आयरन के केसिंग में रखते हैं, सॉफ्ट आयरन के कवर में हम उसे रखते हैं। उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाता और वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट को अगर आपको बहुत सेफली से रखना है, सेफ्टी से रखना है, तो आप उसे कैसी केसिंग में रखेंगे? आप उसे वुडन केसिंग में रखेंगे, आप उसे आयरन की केसिंग में रखेंगे? तो आंसर इज आयरन की केसिंग में, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा, वो अपने आप में सेफ रहेगी वहां पे। ऐसे ही जब आप देखेंगे कि लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब पे आयरन के कवर होते हैं, वो इस वजह से ताकि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का या आसपास जो मैग्नेट्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस इंस्ट्रूमेंट्स को इफेक्ट ना कर सके। क्लियर है बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दिस इज मैग्नेटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग जो
प्रोवाइड करता है सॉफ्ट आयरन का केस। चलिए, तो यहां तक आपकी सारी बातें हुई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। कुछ केसेस में आपको दे रहा हूं, आपको इसमें मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करके बतानी है कि कैसी मैग्नेटिक लाइंस इसमें रहेंगी। अगर एक बार मैग्नेट ऐसी रखी हुई है नॉर्थ साउथ, और यहाँ एक पास में बार मैग्नेट ऐसी रखी हुई है साउथ एंड नॉर्थ, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो जल्दी से ड्रॉ कीजिए, पॉज करिए वीडियो और जल्दी से ड्रॉ करके बताइए कैसी होनी चाहिए। चलिए, तो इसमें जो फील्ड लाइंस आएंगी वो नॉर्थ से साउथ तो चल ही रही हैं, तो ऐसे नॉर्थ से साउथ वाली तो होंगी ही होंगी। इस तरीके से हम सिर्फ बाहर वाली कर रहे हैं, अंदर ऑब्वियसली साउथ से नॉर्थ हर समय होती है, ये तो हमेशा रहने वाली है। बाहर वाली हमें ड्रॉ करने, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो बाहर वाली में नॉर्थ से साउथ दोनों के लिए रहेंगी, तो ये भी ऐसा रहेगा, ये भी ऐसा रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो ऊपर का नॉर्थ है, वहां से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो नीचे के साउथ पे भी टर्मिनेट हो सकती हैं, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन सकती हैं ऐसी। इधर से जो साउथ है, यहाँ से नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो नीचे के नॉर्थ से ऊपर साउथ तक टर्मिनेट हो सकती हैं फील्ड लाइंस, ऐसी भी बन सकती हैं। यहाँ से निकलती हुई आ रही है यहाँ तक, यहाँ से निकलती हुई जा रही है यहाँ तक, ऐसा एक अपना फील्ड पूरा बन सकता है। क्लियर है बात? और बीच वाला जो पोर्शन रहेगा, इस बीच वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच नहीं करेगी, वहां पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा। क्लियर है बात? इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इस पे बना सकते हैं। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी बन सकती है, ऐसे फ्री भी बन सकती है, यहाँ साउथ पे आती हुई, यहाँ नॉर्थ से बाहर जाती हुई, इधर साउथ पे आती हुई, इधर नॉर्थ से बाहर जाती हुई, ऐसी सारी फील्ड लाइंस आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको दोनों मैग्नेट्स जो हैं वो एक जैसे ऐसे देते, तो ये नॉर्थ साउथ, और ऐसे नीचे वाले मैग्नेट में भी सेम, ये नॉर्थ और ये साउथ, इस बार फील्ड लाइंस कैसी बनाते हैं आप? तो अभी भी ये नॉर्थ से साउथ तो है ही, ये तो कहीं नहीं जा रही, ये तो रहने ही वाली है। पर इस बार नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगी, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो ऐसी बनेंगी। इधर साउथ और साउथ वाली भी रिपेल करेंगी, जो जो इधर आ रही है और जो इस तरफ आ रही है वो भी रिपेल करती हुई आएंगी। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो जो फील्ड लाइंस रहेंगी वो ये बीच में रहेंगी इस तरीके से, और यहाँ पे इस बार आपको दो पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन है, रिपल्शन की वजह से इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे कोई फील्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप लाइंस ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आती हुई बता सकते हैं। ठीक है बात? चलिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम ऑलरेडी ये सारी बातें कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, जस्ट एक बार थोड़ा सा और, अगर मैग्नेटिक मटेरियल अपने को दे रखा है या पोल स्ट्रेंथ अपने को दे रखी है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, वो अपन बातें यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे बी वेक्टर से बताते हैं, इसे फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक इंडक्शन कहीं लिखा हो, फ्लक्स डेंसिटी कहीं लिखी हो, या मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो, तीनों एक ही बात है, बी वेक्टर की बात है। ठीक है, और जैसे आपने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने जब फील्ड निकाला था तो क्या किया था, एक चार्ज की वजह से अगर आपको फील्ड निकालना था किसी डिस्टेंस आर पे, तो आपने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा था, क्यू नॉट, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। आपने देखा कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, और फोर्स बाय क्यू नॉट आपने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर दिस। ऐसा हम यहाँ करते हैं कि अगर एक मैग्नेट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लिखा जा सकता है फोर्स बाय एम नॉट। एम नॉट क्या है, एक टेस्ट पोल है जो वहां पे रखा हुआ है, एम नॉट इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ टेस्ट पोल। ठीक है बात?
तो आप अगर बोलें कि एक पोल की वजह से जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इससे अगर r डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक पोल रख लिया m0, एक टेस्ट पोल रख लिया। इस पे अगर फोर्स की बात करूं तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा μ0/4 पाई m m0/r²। यहाँ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, और ये n कैप मतलब यूनिट वेक्टर वाला जो अट्रैक्टिव है या अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स उस पर डिपेंड करेगा। हम एन कैप कैसा लेते हैं, माइनस आर कैप या आर कैप। ऐसे ही अगर हमें बी लिखना है फोर्स से, तो हम बी लिख सकते हैं फोर्स बाई m0। तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ सिंगल पोल ये कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई m/r²। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, फिर बता रहे हैं, पर ये एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लिखा जा सकता है, और ये हम यूज करेंगे एक मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। मोनोपोल की वजह से इतना, तो अगर एक पोल की वजह से इतना है तो दो पोल की वजह से कितना हो जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। क्लियर है बात? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर कुछ बात करें तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपने लिखा उसको फोर्स बाय m0। तो इसकी डायमेंशन अपन लिख सकते हैं, फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mlt-2 होती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, सॉरी पोल स्ट्रेंथ जो है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर, तो A इंटू एल। जो मैग्नेटिक फील्ड की आपके पास आएगी वो आएगी mt-2 A-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा यूनिट अगर इसकी बात करें तो ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी, दिस इज न्यूटन, दिस इज एम्पियर एंड दिस इज मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है न्यूटन इंटू मीटर। अगर मैं ऊपर करूं तो न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, और एक मीटर नीचे भी अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूटन क्या हो जाएगा, जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। और जूल को आप लिख सकते हैं वोल्ट इंटू टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू टाइम। तो वोल्ट सेकेंड बाय एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर, ये भी इसे लिखा जा सकता है। और इसे लिखा जा सकता है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी, जिसे टेस्ला भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये सारी एसआई यूनिट्स हैं, आप इसमें से कोई भी यूनिट चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो टेस्ला जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पे काम किया था, उनके नाम पे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट का नाम दिया गया टेस्ला, विच इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर इज अगेन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने फ्लक्स पे काम किया था, तो वेबर जो यूनिट है वो फ्लक्स की यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो द यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये भी हम देख ही चुके हैं। ठीक है बात? अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे आगे चल के, तो हम क्या मानते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हर जगह हर पॉइंट पे सेम होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इज सेम, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो 10⁻⁴ टेस्ला के आसपास रहता है। सारी डिटेल हम आगे जब टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में चलेंगे तो वहां बात करेंगे, बट फिलहाल एक जस्ट आइडिया के लिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिसमें हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो उसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये बात भी हम बार बार आगे तक कर चुके हैं। एक रिलेशन और होता है मैग्नेटिक फील्ड का, which is B equal to μ0 into H। दिस रिलेशन जहां पे B तो है मैग्नेटिक फील्ड, H है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और μ0 तो आप जानते ही हैं दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो रीजन, ये जो एक्सप्रेशन वैलिड है वो फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए वैलिड है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो आपको बस ये एक रिलेशन याद रखना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो जस्ट ये ध्यान होना चाहिए कि B इक्वल टू μ0 H, where H is magnetic intensity, mu is magnetic field, sorry B is magnetic field and μ0 is permeability of free space। ठीक है बात?
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, और मैं उसको इसी तरीके से रिलेट करते हुए आगे भी बढ़ूंगा। इसमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि सब कुछ चीजें वैसी ही हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा था, और वो डिस्टेंस अगर डी थी तो आपने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है पी, वो दिया जाता है क्यू इंटू डी से। उसकी जो डायरेक्शन थी वो थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। रिमेंबर दिस। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है कि अगर आपने दो पोल्स रखे हुए हैं किसी डिस्टेंस पे, और यहाँ वो डिस्टेंस अपन लेते हैं लेट्स से 2l, वहां भी अपन 2d डिस्टेंस लेते थे ताकि अपन इसको सॉल्व कर पाते थे आराम से। ऐसा, तो ये अगर डिस्टेंस 2l है, एक माइनस m है, एक प्लस m है, तो ये कंस्टिट्यूट करता है एक मैग्नेटिक डाइपोल को, जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इसे दिया जाता है m वेक्टर से। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो यहाँ पे भी है डाइपोल वेक्टर, और इसकी जो लिखा जाता है m इंटू डिस्टेंस 2l n कैप, वेर n कैप कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, या यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव को और भी नाम दिया जाता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। याद है, साउथ पोल के लिए माइनस m आपने मैग्नेटिक सॉरी पोल स्ट्रेंथ लिखी थी, और नॉर्थ पोल के लिए पॉजिटिव m पोल स्ट्रेंथ आपने लिखी थी। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रहती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, पोल स्ट्रेंथ इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है बात? अब क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जनरली डाइपोल की वजह से ही होता है। मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते नहीं है नेचर में, तो हमेशा डाइपोल ही मिलने वाले हैं, या बार मैग्नेट मान लीजिए आप। डाइपोल बेसिकली क्या है, एक बार मैग्नेट ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ। एक बार मैग्नेट में भी दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, अगर इसकी लेंथ बहुत छोटी कर दी जाए तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। क्लियर बात? तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नेचर में मिलेगा वो हमेशा एक डाइपोल की वजह से ही मिलता है, इसलिए यहाँ ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइपोल वेक्टर आपने देख लिया, डाइपोल मोमेंट आपने देख लिया। नेक्स्ट अगर चलें कि डाइपोल मोमेंट हमने तीन चीजों की वजह से देख सकते हैं। एक जो बार मैग्नेट की वजह से था साउथ से नॉर्थ, इसकी वजह से आपने डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट जो लिखा था वो लिखा था m इंटू टू एल एन कैप। एन कैप क्या था, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है ऐसा, नॉर्थ से साउथ इस तरीके से बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है, हमें पता है ऐसा। दूसरी बात, एक करंट कैरिंग लूप की वजह से भी हमने मैग्नेटिक मोमेंट लिखा था या डाइपोल मोमेंट लिखा था, और उसमें हमने लिखा था m इज इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ भी एरिया था, सॉरी डायरेक्शन दी थी एन कैप, या ऐसे आप एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही कह सकते थे। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता था उसी डायरेक्शन में आप इसे भी मानते थे, और यहाँ भी हम बोलते थे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इससे पास होती है इस तरीके से, इस वजह से इसे भी एक मैग्नेट की तरह ट्रीट किया जा सकता था। ठीक है बात? तीसरी बात जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो होगा बिकॉज ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसा होता है, अर्थ को आप इस तरीके से एक मैग्नेट मान सकते हैं साउथ नॉर्थ, जो अपने से कुछ एंगल पे झुकी हुई होती है, हम सारी बातें आगे करेंगे, और ओमेगा से ये घूम रहा होता है इस तरीके से। तो यहाँ भी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आ रही हैं टुवर्ड्स साउथ, और यहाँ भी इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा जिसके हम आगे बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट इन तीन चीजों की वजह से देख सकते हैं, एक बार मैग्नेट या एक डाइपोल की वजह से, एक करंट कैरिंग लूप की वजह से, और फाइनली आगे चल के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं अपना डाइपोल का एनालिसिस। तो फर्स्ट अपना पॉइंट है फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के से कितना फील्ड आएगा इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो याद कीजिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर एक डाइपोल होता था इस तरीके से रखा हुआ, तो उसके दो पॉइंट्स पे फील्ड लिखते थे, एक एक्सियल पॉइंट पे, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये होता था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये होता था एक्सियल पॉइंट पे फील्ड। एक्सियल पॉइंट पे लिखा जाता था ई
पैरेलल लिख लीजिए, इसे लिख लेते ई परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू होती थी माइनस टू माइनस एम साइन थीटा या माइनस पी साइन थीटा, जो इसकी वैल्यू होती थी वो होती थी माइनस के पी बाय आर क्यूब, और यहाँ जो इसकी वैल्यू होती थी 2 kp/r क्यूब। ऐसा हमें वेक्टर्स मिलते थे। और किसी रैंडम पॉइंट पे अगर हमें चाहिए होता था, जैसे यहाँ चाहिए, और ये एंगल अगर बन रहा है थीटा और ये अगर डिस्टेंस है आर, तो हमने बोला था कि इस पी के हम दो कंपोनेंट लेते थे। एक होता था पी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में पी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आता था पी साइन थीटा। तो जो अब अपने को फील्ड मिलता था फाइनली, वो लिखते थे पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा की वजह से। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ भी हम मैग्नेटिक डायपोल की वजह से फील्ड लिखेंगे कि अगर एक डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल है, और इसकी वजह से किसी एक रैंडम पॉइंट पे यहाँ पे विच इज एट एंगल थीटा आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे अपने को अगर फील्ड चाहिए तो क्या लिखा जाएगा? बी विल बी गिवन बाय, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल, दूसरा थीटा वाला कंपोनेंट। तो एक आएगा ऐसा फील्ड, एक आएगा इस डायरेक्शन में फील्ड। दोनों को जब लिखा जाएगा तो दिस इज बी रेडियल एंड दिस इज बी थीटा। तो बी रेडियल लिखा जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m cos थीटा बाय आर क्यूब। वहां के होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई है उसकी जगह। और जो बी थीटा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पे भी एक्सप्रेशन चलते हैं। और अगर बी नेट अपने को निकालना है तो वहां भी हमने किया था कि इसका जो बी नेट आएगा वो लेट्स से यहाँ कहीं आता है, दिस इज बी नेट, और ये जो एंगल बनता है वो फाई बनता है। तो हमें सारी चीजें पता थी कि ये 10 फाई कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये सब हम यहाँ पे बता सकते थे। तो अगर बी नेट अगर लिखेंगे तो अपन लिखेंगे रूट ओवर बी आर का स्क्वायर प्लस बी थीटा का स्क्वायर। ये आपको कितना मिलेगा? वहां मिलता था आपको 1 प्लस, याद है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ। तो यहाँ भी मिलता है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई आर क्यूब रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो जाके एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज जो वहां चलते थे उसी वे में यहाँ भी फॉर्मूलाज यहाँ पे हम लिख सकते हैं। वहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज के। वहां पे m की जगह आता था p। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। और हमें ये tan फाई का रिलेशन भी पता था, जो आपने एंगल एंगल देखा है, tan फाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। ये भी वहां पे हमने प्रूफ किया था। ठीक है, आप वहां जाके इसे फिर से एक बार देख सकते हैं, बिल्कुल सेम ये चीजें चल रही है। तो एक्चुअल पॉइंट पे अगर लिखना है तो एक्चुअल पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जैसे वहां आपने लिखा था, तो एक्चुअल पॉइंट पे हो जाएगा पी एट एक्चुअल इज गिवन बाय 2 kp, वहां था 2 kp, तो यहाँ क्या हो जाएगा, k की जगह हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, p की जगह हो जाएगा m बाय आर क्यूब। ये हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट पे। और अगर आपसे पूछा गया एट द इक्वेटर या इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, kp बाय आर क्यूब था तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब। डायरेक्शन जो है इसकी वो m वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में रहती है, इसलिए एक माइनस साइन यहाँ लगाते हैं अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो। क्लियर है सारी बातें? इस तरीके से आप आराम से बता सकते हैं। और ये देख लो, तो ये फील्ड मिनिमम है, ये फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि वो 2 टाइम्स है, ये 1 है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम फील्ड अगर आपसे पूछा गया तो आप बता सकते हैं मिनिमम फील्ड विल बी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, मैक्सिमम विल बी एट एक्सियल पॉइंट। चलिए, अगर r टेंड टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो m टेंड्स टू 0 हो जाता है। ये सारी बातें हम यहाँ पे पहले भी कर चुके हैं। तो ये तो हो गया फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। दूसरा अगर देखा जाए कि अगर एक डाइपोल को एक फील्ड में रख दिया जाए, डाइपोल इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? तो वहां भी याद करो,
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड था और वहां पे एक आपने ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया था, तो आपने बोला था कि अगर एंगल थीटा है तो इस पे टॉर्क लगता था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती थी और इसको वर्क डन होता था, इसको घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। टॉर्क लगता था इस पे P क्रॉस E के बराबर, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस P डॉट E होती थी, और जो इसका वर्क डन होता था वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का अपोजिट होता था। तो ये सारी बातें यहाँ भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करने वाले हैं कि जो फर्स्ट इसमें थिंग है कि इस पे कितना कपल लग रहा है, कितना टॉर्क इस पे लग रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर एक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक यूनिफॉर्म या एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस एम, ये हो जाएगा प्लस एम। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम इंटू बी, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एम इंटू बी। हमें पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये टोटल लेंथ अगर 2l है इसकी, तो जो फोर्स का परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 2l साइन थीटा। और यहाँ से हम आराम से बता सकते हैं कि जो टॉर्क लगेगा, जो मोमेंट लगेगा, वो लगेगा m क्रॉस b, विच इज, अगर वहां से देखें तो एम बी इंटू टू एल साइन थीटा ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे m इंटू टू एल इज नथिंग बट कैपिटल M, और आगे b साइन थीटा है तो उसको आपने m क्रॉस b कर दिया। क्लियर है? तो टॉर्क आएगा m क्रॉस b। मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम विल बी जब थीटा 90 डिग्रीज होगा, मतलब m जो है वो परपेंडिकुलर टू b होगा, तो टॉर्क इस पे मैक्सिमम होगा। टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब अगर मैग्नेटिक डाइपोल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड तो टॉर्क यहाँ पे 0 होगा। और ये बिल्कुल सेम बातें हैं जो हमने वहां पे की हुई हैं। क्लियर है बात? सेकंड अगर बात करें वर्क की, कितना वर्क इस पे होता है, तो वर्क हम लिख सकते हैं इंटीग्रल टाउ डॉट डी थीटा। क्लियर बात? इस तरीके से वर्क लिखा जाएगा। अगर मैं एक छोटा वर्क लिखूं डी डब्ल्यू तो लिखूंगा टाउ, टॉर्क आपने अभी लिखा था इस पे एम क्रॉस बी विच इज एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर इंटीग्रेट किया जाए तो टोटल वर्क मिल जाएगा। अगर थीटा वन से थीटा टू घुमाने में इसको वर्क अपने को निकालना है, पहले इसकी पोजीशन थीटा वन थी, अब इसको थीटा टू पे अपन ले गए, पूछा गया कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क लिखा जा सकता है एम बी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू तक। फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वर्क डन इज एम बी cos theta 1 minus cos theta 2। क्लियर बात? दिस विल बी द वर्क डन। और अगर आपने बोला गया कि इफ थीटा वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो इनिशियल पोजीशन 0 डिग्री से उसको रोटेट कर रहे हैं, तो जब थीटा वन 0 है तो cos 0 कितना होता है? cos थीटा वन इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपका वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा एम बी 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर है? दिस विल बी द वर्क डन जो इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट करने में लगने वाला है। ठीक है? अगर थीटा टू इज जस्ट थीटा तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से है, कि अगर ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ है एक मोमेंट वेक्टर डाइपोल मोमेंट, और इसे आप थीटा से शिफ्ट करना चाहते हैं, थीटा से घुमाना चाहते हैं, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? सो दिस विल बी द वर्क डन जो आपको इसमें करना पड़ेगा। और इन जनरल अगर थीटा वन से थीटा टू आपको घुमाना है तो दिस विल बी द वर्क डन जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है बात? तीसरी अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जितना वर्क डन इसको इसको घुमाने में किया गया वो उसमें स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं कि वर्क डन एट एन एंगल थीटा माइनस वर्क डन एट एन एंगल 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों हम रेफरेंस 90 डिग्री क्यों लेते हैं यहाँ पे? क्योंकि 90 डिग्री एक ऐसा पोजीशन है जहां पे जीरो एनर्जी इसकी हम मान सकते हैं। ठीक है? तो ये रेफरेंस पॉइंट था हमारा इलेक्ट्रिक, जब हमने डाइपोल मोमेंट वहां देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब भी आपने रेफरेंस पॉइंट को यही लिया था थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेफरेंस होगा वर्क डन एट 90 डिग्री, विच इज, लिख सकते हैं अगर थीटा पे है तो अभी आपने ऊपर लिखा है वर्क डन एट
थीटा घुमाने में कितना लगता है, mb 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस अगर 90 डिग्री है तो थीटा की जगह 90 रखते हैं विच इज 0, तो यह आएगा mb। फाइनल आपका आंसर आता है दिस इज माइनस mb cos थीटा, जैसे आप लिख सकते हैं माइनस m डॉट बी। तो ये बात भी आपके पास आई थी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस m डॉट बी। किसी भी पोजीशन पे आप पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत आसान से अपन तीन पोजीशंस में इसको कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और डायपोल मोमेंट ऐसा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और डायपोल मोमेंट ऐसा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और डायपोल मोमेंट ऐसा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन तीन पोजीशंस पे टॉर्क, दूसरा वर्क डन और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों के अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इनिशियल पोजीशन क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। इसमें इनिशियल पोजीशन क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें इनिशियल पोजीशन क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर टॉर्क की बात की जाए तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो मिनिमम होगा विच इज 0, क्योंकि m क्रॉस b थीटा 0 है, टॉर्क मिनिमम होगा। वर्क डन भी इस पे मिनिमम होगा, वो भी 0 होने वाला है। और अगर बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी की तो वो भी यहाँ पे मिनिमम होगी विच इज माइनस पीई। क्लियर बात? देखिए वर्क डन क्यू 0 लिखा हमने, इनिशियल पोजीशन पे ही है ऑलरेडी, और वर्क डन हमें देखना है वहीं पे वापस लाने के लिए। तो वर्क डन आपने देखा थीटा 0 करते हुए 1 माइनस कॉस थीटा था, थीटा 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, वर्क डन विल बी 0। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम क्योंकि माइनस m डॉट b है, cos 0 इज 1, तो बचेगा सिर्फ माइनस mb विच इज मिनिमम। तो ये जो इसका पोजीशन है ये कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, दिस विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर 90 की बात करें तो यहाँ पे अगर टॉर्क देखा जाए तो आएगा mb के बराबर विच इज मैक्सिमम टॉर्क, है ना, टॉर्क इज m क्रॉस b, तो साइन 90 इज 1, टॉर्क आएगा mb के बराबर विच इज मैक्सिमम। ऐसे वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन भी यहाँ पे मैक्सिमम आएगा क्योंकि इस बार थीटा 90 है, वर्क डन भी मैक्सिमम है विच इज इक्वल टू अगेन mb। और अगर आपसे बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी की तो ये भी यहाँ पे मैक्सिमम है, या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे 0 है, cos 90 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। और अगर तीसरी बात की जाए कि टॉर्क यहाँ पे कितना है, तो टॉर्क यहाँ पे मिनिमम है विच इज 0। फिर से अगर वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन यहाँ पे रहेगा मैक्सिमम, सॉरी वर्क डन पिछली बार में सिर्फ mb था, मैक्सिमम नहीं था। वर्क डन इस बार मैक्सिमम होगा क्योंकि इस बार 2 MB के बराबर यहाँ वर्क करना पड़ेगा इसे फिर से 0 डिग्री तक लाने के लिए। वर्क कौन सा देख रहे हैं हम, जो अभी इसकी पोजीशन है वहां से 0 डिग्री पे लाने के लिए इसको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम बातें सारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम इन दिस केस 2 MB। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो दिस इज cos 180 डिग्री विच इज -1, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है इज इक्वल टू MB के बराबर। ठीक है, यहाँ पे था अपन ने इसको माइनस पीई लिख दिया, अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो माइनस mb लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस कंडीशन में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इस बार इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है बात, तो ये तीन केसेस हैं, इन तीनों का कंपैरिजन आप अपने आप देख सकते हैं। अब अगर इसका आपसे एसएचएम की बात कर लें कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है, तो फोर्थ जो अपना केस आता है इसमें एंगुलर एसएचएम का आता है। एंगुलर एसएचएम के केस में क्या है कि अगर इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए बाय एट एन एंगल थीटा लेट्स से, ठीक है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर थी, ये 0 पे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इससे थीटा एंगल इसको आपने डिस्टर्ब किया। जब थीटा एंगल डिस्टर्ब किया तो इस पे जो टॉर्क लगेगा रीस्टोरिंग टॉर्क, वो कितना होगा, टॉर्क इज m क्रॉस b, वो हो जाएगा mb साइन थीटा के बराबर। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस mb थीटा, क्योंकि एक रीस्टोरिंग टॉर्क है, माइनस mb साइन थीटा, रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, तो दिस विल बी माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये फिर से इसको अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा जो है बहुत स्मॉल होता है,
जब हम एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं, जब हमें ओमेगा निकालना होता है तो हम बहुत इसको छोटे से एंगल से इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो टॉर्क को एक्चुअली लिखा जा सकता है -mb थीटा के बराबर। एंड व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क होता है आई अल्फा, या फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इज नथिंग बट d2 थीटा बाय dt2 इक्वल टू -mb थीटा। यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बनी d2 थीटा बाय dt2 इज इक्वल टू -mb बाय i इंटू थीटा। और ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है जहां पे अल्फा इक्वल टू -ओमेगा² थीटा, ये एक्सप्रेशन आपके पास बन रहा है विच इज एंगुलर एसएचएम। याद है लीनियर एसएचएम में करते थे -a इक्वल टू -ओमेगा²x, कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो -x के प्रोपोर्शनल आता था तो एसएचएम कहते थे। अगर एंगुलर एसएचएम है तो अल्फा और थीटा का ये सेम रिलेशन देखा जाता है। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ओमेगा आपके पास आ रहा है √mb/i। एक बार अगर ओमेगा आ गया तो हम टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं विच इज 2π/ओमेगा या 2π√i/mb। क्लियर है बात? और मैग्नेट आई कैसे लिखा जाएगा? अगर बार मैग्नेट है तो उसे एक रॉड की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर दो इंडिविजुअल पोल्स आपको दे रखे हैं जो कि यहाँ पे नहीं होता, दो पॉइंट चार्जेस नहीं कह सकते हैं यहाँ पे हम, पर अगर ऐसा दे दिया तो 2 पॉइंट मासेस की तरह उसको ट्रीट करके हम आई निकाल सकते हैं। वो सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपकी सारी बातें हुई रिलेटेड टू डाइपोल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अर्थ की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को। पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिएगा।